फाइनली हम लोग अपने फर्स्ट मुख्य चैप्टर, अभी से पहले जो हमने पढ़ा था वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर वो बेसिक्स अगर आपको नहीं पता होंगे तो फिर आपका जो उसका एप्लीकेशन पार्ट आता है, जब आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन पहले वाले चैप्टर को एक्चुअली हम लोग चैप्टर मानते हैं। अगर सही तरीके से देखा जाए तो फिजिक्स अब स्टार्ट करें, वो सिर्फ बेसिक्स ऑफ फिजिक्स मानिए। जैसे हम लोग वहां केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वैसे आप समझिए वो बेसिक्स ऑफ फिजिक्स था, जो आपका पहला चैप्टर था, जिसके अंदर आपने डायमेंशन एनालिसिस और मेजरमेंट और यूनिट, फिजिकल वर्ल्ड, ये सारी चीजें आपने वहां पे पढ़ाई की। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसी को हम काइनेमेटिक्स के नाम से जानते हैं। द सेम थिंग इज आल्सो नोन एज काइनेमेटिक्स। अब ये काइनेमेटिक्स वर्ड क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे। काइनेमेटिक्स ये क्या है, व्हाट इज काइनेमेटिक्स, और ये काइनेमेटिक्स जो वर्ड है वो आया कहां से। खैर, तो पूरी की पूरी जो ये मोशन वाली चैप्टर है वो मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ध्यान से समझिएगा, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको कि आपको कैसे नॉलेज होगा या किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको अगले लगभग महीने भर क्या क्या पढ़ना है। ऑलमोस्ट इट विल टेक 1 मंथ, 1 महीना इसमें लगेगा। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है। अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे इसलिए भी चल रहा हूँ, रीजन बीइंग कि अभी तुरंत आप 10th से 11th में आए, तो अभी बहुत तेज अगर आपको मैं बोलूं थोड़ा सा आपके ग्रास्पिंग पावर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और बहुत तेज भगाऊंगा तो आप शायद फिजिक्स केमिस्ट्री से डर के मुझे पढ़ना भी छोड़ दें। यार इतना तेज पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो एक्चुअली बहुतों के साथ हुआ होगा आपके स्कूल में, या आप अगर कोई कहीं भी एनरोल किए होंगे तो आपको ऐसा हुआ होगा कि आप इतना तेज पढ़ाया जा रहा था कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आज ही पता है ये, और फिर अगली क्लास में देखा तो पूरा अलग टॉपिक, फिर उसके अगली क्लास में अलग टॉपिक, समझ में नहीं आया, कोई कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही थी। तो ये स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर्स है इसको थोड़ा धीरे में लेके चलना। उसका रीजन क्या है धीरे लेके चलने का, कि अगर इसको धीरे लेके ना चले ना तो आप थोड़ा नर्वस आ जाएंगे कि फिजिक्स इतना टफ है। 10th तक तो इतना आसान था, सिर्फ करंट पढ़ना था और वो लाइट पढ़ लिया और ये सब बहुत आसान होता था। इतना अगर टफ चीज आपको जल्दी पढ़ाया जाएगा तो फिर आपके ब्रेन का भी अभी कैपेसिटी इतना डेवलप नहीं है कि आप एकदम सारी चीजें एकदम 100% अंडरस्टैंड करते चले। तो बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, समझ के पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो हमारा वन डायमेंशन है, इसको पढ़ने के लिए आपको 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ फिजिक्स या 3 मेजर पार्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसको जरा समझना। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स इज, फिजिक्स डिवाइड जो किया गया है, खास करके वन डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके 3 पार्ट। एक होता है स्टैटिक पार्ट, एक होता है स्टैटिक पार्ट, दूसरा होता है काइनेमेटिक, और तीसरा होता है काइनेटिक, या इसी को हम लोग डायनामिक भी बोलते हैं। कुल मिलाकर जो अपना मोशन इन वन डायमेंशन है, ये मुख्यतः इस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और ये 3 पार्ट जो है वो बेसिकली किसके अंदर आता है, दिस कम्स अंडर मैकेनिक्स। ये किसके अंदर आता है, मैकेनिक्स के अंदर आता है। और आप जब आईआईटी या जेईई या नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें अगर आप जब अलग-अलग कंपटीशन की बुक्स खरीदते हैं तो वो मैकेनिक्स के नाम से आता है, ना कि वो मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन 2 डायमेंशन के उससे आता है। वो सीधे एक किताब आती है मोशन मैकेनिक्स की। आपने अगर डीसी पांडे देखा होगा तो डीसी पांडे ऑथर जो हैं, उनका जो बुक का नाम है वो मैकेनिक्स है। वो कभी ऐसा नहीं लिखा मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन 2 डायमेंशन, तो वो मैकेनिक्स का पार्ट है। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ मैकेनिक्स रहे हैं। मैकेनिक्स फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होता है स्टैटिक पार्ट, एक होता है काइनेमेटिक्स पार्ट, और एक होता है डायनामिक पार्ट। मैं इन तीनों को एक-एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक-एक का क्या मतलब है। पहले मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो इन तीनों की पढ़ाई को डील करता है, दैट इज ओनली मैकेनिक्स। अब अगर कोई चीज रुकी हुई एट रेस्ट है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, स्टैटिक बोलूंगा। अगर कोई चीज रुकी नहीं है, चल रही है, पर हम इससे कहीं कंसर्न नहीं है कि वो चली कैसे, हम बस इतना से कंसर्न रख रहे हैं कि फलाना ए एक बॉडी था जो ए से ये इस पॉइंट यानी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चला, और इसको चलने में उसने सपोज x डिस्टेंस ट्रैवल किया। ऐसा करने में उसको टाइम लग गया t सेकंड्स। ऐसा करने में उसने एक एक्सीलरेशन अचीव किया जो कि a मीटर
पर सेकंड स्क्वायर के बराबर था। इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी, फाइनली इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई तो उसको हम लोग सपोज करिए y मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं। हम लोग इससे कहीं कंसर्न नहीं है कि ये बॉडी इस जगह से इस जगह कैसे चल के आए, कौन वो फोर्स था या कौन सा वो फैक्टर था जो इस बॉडी को यहां से यहां पहुंचाया। हम लोग उससे मतलब नहीं, हमने कहा एक बॉडी थी जो टाइम t = 0 पे यहां प्रेजेंट थी, टाइम t = t सेकंड पे यहां पहुंच गई। वो जो बॉडी थी वो x डिस्टेंस ऐसा करने में ट्रैवल किया, इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0, फाइनली इसकी वेलोसिटी v या y और a एक्सीलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन इसने अचीव किया। हम लोग को सिर्फ इसके इंपैक्ट से मतलब है कि ये बॉडी एक जगह से दूसरे जगह गई, ये बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जाने के क्रम में इसने t समय खपत किया, इसने x डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसकी कुछ एक्सीलरेशन हो गई, इसका कुछ इनिशियल स्पीड था, इसका कुछ फाइनल स्पीड था। इससे ज्यादा हमें उसमें कोई मतलब नहीं है। जहां पर वी आर नॉट वरीड अबाउट द सोर्स कि कैसे ये बॉडी यहां से यहां पहुंचा, बस हम उसके इंपैक्ट को देख रहे हैं कि कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंची, कुछ समय लिया ऐसा करने में, कुछ एक्सीलरेशन आया, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, कुछ चेंज इन वेलोसिटी हुआ। बस उन सारे पैरामीटर्स को जब पढ़ते हैं तो दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज नोन एज काइनेमेटिक्स। यहां पे वी आर रीडिंग अबाउट द इंपैक्ट, यहां पे हम इंपैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा पार्ट जो है हमारा दैट इज काइनेटिक्स पार्ट। काइनेटिक्स कहता है कि अगर एक ये बॉडी है जो ए पॉइंट पर रखी हुई है और वो अगर बी पॉइंट पर पहुंच गई और ए से बी पहुंचा है और उसने अगर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है x, जरूर इसके ऊपर कोई फोर्स काम किया होगा तभी ये बॉडी यहां से यहां पहुंचा होगा। अपने से कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाती है। तो उस केस में वी आर वरीड अबाउट व्हाट, वी आर वरीड अबाउट द कॉज। क्या कॉज था जिसकी वजह से बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गई? यहां पे हम कॉज नहीं देख रहे थे, मुझे नहीं मालूम कि आपने इसको धक्का देके पहुंचाया या इसमें हॉर्स पावर लगा हुआ था कि इसमें इंजन लगी हुई थी। वी आर लीस्ट कंसर्न अबाउट कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे गया। वी आर ओनली कंसर्न अबाउट कि ये एक जगह से दूसरी जगह तो क्या क्या पैरामीटर्स चेंज कर गए। बट यहां पे हमारा मेन फोकस होता है अबाउट द कॉज, कि क्या कॉज था जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर पार्टिकल वहां से वहां ट्रैवल किया t सेकंड में, उसमें एक्सीलरेशन आई, उसका मास m था, उसमें इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड v, t समय लग गया उसको। तो ये किसकी वजह से हुआ? तो वी आर कंसर्न अबाउट द कॉज कि कौन उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके गया। तो बेसिकली इन सारी चीजों की पढ़ाई को हम मैकेनिक्स कहते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद ऑल थ्री थिंग्स। व्हाट आर दी थ्री थिंग्स? अगर बॉडी रेस्ट पर है या बॉडी मोशन में है, और मोशन में है तो मोशन का इंपैक्ट और मोशन का कॉज। इफ इट इज एट रेस्ट तो उसको स्टैटिक बोलते हैं। इफ इट आर कंसर्न अबाउट द इंपैक्ट देन इट इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। एंड इफ वी आर इंटरेस्टेड अबाउट द कॉज, क्या कॉज था जिससे ये कार्यक्रम हुआ, देन इट इज कॉल्ड एज काइनेटिक्स और डायनामिक्स बोलते हैं उसको। लिखना स्टार्ट करिए अपनी कॉपी में। The branch of physics which deals with the branch of physics which deals with the motion of an object, the branch of physics which deals with the motion of an object is known as mechanics, is known as mechanics. So the branch of physics which deals with the motion of an object is known as mechanics. There are three branches of mechanics. There are three branches of mechanics. Mechanics के कितने ब्रांच हैं? 3 ब्रांच हैं। पहला स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिक STATIC, स्टैटिक। दूसरा काइनेमेटिक, तीसरा काइनेटिक्स। स्टैटिक, kinematic and kinetics. 3 branches of mechanics are static, kinematics and kinetics. Kinetics का दूसरा नाम क्या है? What is the other name? The other name is dynamics. तो लिख लीजिएगा, kinetic के बगल में dynamic भी लिख लीजिएगा। उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट डालिए, static. It is a branch of mechanics. It is a branch of mechanics in which we study about the object at rest, in which we study about the object at rest. Branch of physics या branch of mechanics in which we study about the object at rest.
is known as statics. अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इसका क्या मतलब? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, इज अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसका क्या मतलब है? It is not changing its position with respect. It is not changing its position with respect to time. समय के साथ वो परिवर्तनशील नहीं है, समय के साथ वो परिवर्तनशील नहीं है। अब वैसे इस आर्गुमेंट को थोड़ा देर बाद बढ़ाना चाहिए था, पर अभी बढ़ा रहा हूं इस आर्गुमेंट। भाई साहब ने बोला एक बॉडी रेस्ट पर है, उसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में और एक टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ये बॉडी यहां से मूव नहीं कर रही है तो इसे मैं क्या मानूंगा? रेस्ट मानूंगा। टाइम को रेफरेंस मानूंगा, पोजीशन को रेफरेंस नहीं मानूंगा। पोजीशन भी रेफरेंस है, टाइम भी रेफरेंस है, यानी आपने दोनों रेफरेंस माने। फिर से एक बार रिपीट करिए डेफिनेशन। इट इज अ बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अपना पोजीशन चेंज कर ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, और टाइम अगर बढ़ता जा रहा है और उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पर। सीधे सीधे इसका मतलब यही है ना कि अगर टाइम बढ़ता जा रहा है और अगर वो बॉडी रेस्ट पर है, मतलब अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट पर है। इसका एक अपवाद मैं आपको बताऊंगा। क्या जब रेस्ट का डेफिनेशन लिख रहा हूं तब मैं आपको इसका अपवाद बताऊंगा। आगे पहले लिखें, इन दिस टाइम फैक्टर डज नॉट प्ले एनी रोल। ये जो पर्टिकुलर पढ़ाई है स्टैटिक की, इसके अंदर टाइम का कोई भी रोल नहीं होता। टाइम हैज नो रोल, क्योंकि टाइम के इंडिपेंडेंट आप कोई काम कर रहे हो। द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर वो अपने समय के साथ बॉडी का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो फिर मैं उसे क्या बोलूंगा? स्टैटिक बोलूंगा। नेक्स्ट लिखें, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the branch of mechanics which deals with the motion of an object, the branch of mechanics which deals with the motion of an object without looking at the cause of the motion, without looking at the cause of the motion, we are not concerned about the cause. cause से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। We are not concerned with the cause of the motion. The branch of mechanics which deals with the motion of an object without looking at the cause of the motion. And we only is concerned about the effect of the motion. The effect of the motion. मोशन की इफेक्ट, अगर फोर्स लगा तो उसकी वजह से जो जो इंपैक्ट आया, बॉडी एक जगह से दूसरे जगह चेंज कर गई पोजीशन, बॉडी में डिफॉर्मेशन आया, बॉडी में एक्सीलरेशन आया, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई, समय कुछ पार हो गया, इस तरह की सारी चीजें जो आई है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इज नोन एज काइनेमेटिक्स। इज नोन एज काइनेमेटिक्स। और यहां पर आप लिखेंगे टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। टाइम का बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। टाइम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ही पोजीशन चेंज करा रहे हैं। बिकॉज टाइम ही वो फैक्टर है जो बताएगा कि बॉडी मूव कर रही है। मोशन मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक टाइम के साथ अगर वहां पे बॉडी नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूवमेंट बोलेंगे या मोशन बोलेंगे। थर्ड लिखें डायनेमिक्स या काइनेटिक्स। काइनेटिक्स या डायनेमिक्स। अगला 3 चैप्टर जो आप पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे? पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो भी हेडिंग डाला है। दूसरा आप पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। प्लेन में मोशन मतलब 2 डायमेंशन। अभी आपने लिखा मोशन इन 1 डायमेंशन, आप लिखे मोशन इन 2 डायमेंशन। वो आपका 3rd चैप्टर होता है, या शायद बुक के हिसाब से देखा जाए तो 4th चैप्टर होता है। और जो आपका 5वां चैप्टर है दैट इज फोर्स, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन मींस या लॉज ऑफ फोर्स मींस फोर्स एंड मोशन, ऐसा कुछ चैप्टर होगा। तो फोर्स मतलब वी आर वरीड अबाउट द कॉज। आप कॉज के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो जो फोर्स के बारे में पढ़ते हैं वो किसके अंदर आता है? काइनेटिक्स के अंदर। और जब बॉडी रेस्ट या मोशन पे है तो आप इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। मोशन में है तो मोशन में बॉडी 2 तरीके से जा सकती है।
एक्चुअली जा सकती है तीन तरीके से, या तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, या तो वो 2 डायमेंशन में ट्रैवल करेगी, या वो 3 डायमेंशन में ट्रैवल करेगी। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन नहीं है, इसलिए हम 3 डायमेंशन नहीं पढ़े। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मोशन, हम लोग जो मोशन करते हैं वो 3 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। द मोशन व्हिच वी डू इज 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन। हमारी बात करें तो आप कार में चल रहे हैं, वो एक ऑब्जेक्ट है, वो खुद ही 3D ऑब्जेक्ट है, उसके पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है, और उससे अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन और 1 डायमेंशनल मोशन। एट ए टाइम इफ यू आर कवरिंग 3 कोऑर्डिनेट्स, आप x में भी ट्रैवल कर रहे हैं, साथ साथ उसी टाइम y पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, साथ साथ उसी टाइम z पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन बोलते हैं। ऐसा कोई सिस्टम है जहां पे आप तीनों कोऑर्डिनेट को छेड़ रहे हो, आप x में भी ट्रैवल कर रहे हैं, y में भी ट्रैवल कर रहे हो, z में भी, यानी सीधा चल रहे थे, अचानक उसी तरह उड़ने लग गए और उसके बाद फिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा उड़ने लग गए, ऐसा कुछ हुआ है? पतंग की बात करें, प्लेन की बात करें, प्लेन जो उड़ रहा है वो x में भी ट्रैवल कर रहा है, y में भी ट्रैवल कर रहा है और फिर z में भी ट्रैवल कर रहा है, तो एक साथ वो तीनों डायमेंशन में ट्रैवल कर रहा है। पर तीनों डायमेंशन कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हम लोगों को सिर्फ क्या क्या पढ़ना है, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन, हमें 2 ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो यहाँ से 3 चैप्टर जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो यही 3 चैप्टर है। स्टैटिक एंड काइनेटिक, ये एक पार्ट है काइनेमेटिक्स का, काइनेमेटिक्स में 2 पार्ट 1D एंड 2D, और ये फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ये आपका काइनेटिक्स आता है। तो ये यहाँ से 3 चैप्टर लिखिए। डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, dynamics is a branch of mechanics which deals with dynamics is a branch of mechanics which deals with the motion of an object, motion of the object due to the forces which causes them, due to the forces which causes them, full stop. Time is a very important, is known as dynamics, is known as dynamics. Forces which causes them is known as dynamics. Time plays a very important role in this type of motion. Again time का यहाँ पे बहुत important फैक्टर है। क्यों? फोर्स लग रहा है, अब ये फोर्स कितने टाइम तक लगा, दैट विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। 1 सेकंड तक लगा तो उसका इंपैक्ट अलग होगा, 5 सेकंड तक लगा तो उसका इंपैक्ट अलग होगा। तो टाइम का यहां पर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कुल मिलाकर आपका जो पूरा मैकेनिक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज स्टैटिक, स्टैटिक में बॉडी रेस्ट पर रहती है। नेक्स्ट इज काइनेमेटिक, काइनेमेटिक में बॉडी मोशन में है, पर इट इज ओनली इन मोशन का इंपैक्ट हम पढ़ते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट दी कॉज जिसकी वजह से वो मोशन आया। और काइनेमेटिक्स या डायनेमिक्स के अंदर हम लोग किसके बारे में कंसर्न होते हैं, वी आर कंसर्न अबाउट दी कॉज कि कौन उस पर्टिकुलर मोशन को करवाया, क्या वो इंजन का पावर था या फिर वो मस्कुलर पावर था, क्या फोर्स था जो वो करवा पाया। डन? या स्प्रिंग अगर मूव कर रहा है तो वो स्प्रिंग फोर्स था जो उसने स्प्रिंग को मूव करा, तो मूव कर रहा है जिसकी वजह से उसमें वेलोसिटी आई, दैट इज काइनेमेटिक्स। बट वो स्प्रिंग का फोर्स दैट इज अ पार्ट ऑफ काइनेटिक्स। तो इस प्रकार से आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पिक्चर, व्हाट इज मैकेनिक्स, स्टैटिक किसे बोलते हैं, काइनेमेटिक्स किसको बोलते हैं और काइनेटिक्स किसको बोलते हैं। डन? उसके नीचे आप हेडिंग डालें रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। अब हमारा बॉडी जो है वो किस पे है, रेस्ट पर। लिखिए, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज with respect to its surrounding, if the position of an object does not change with respect to its surrounding, surrounding के respect में अगर वो body का position change नहीं कर रहा है, then that type of object is known as at rest. तो definition लिखेगा, if the position of an object does not change with respect to its surrounding with the passage of time is said to be at rest. With the passage of time is said to be at rest. उसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट पे कहते हैं।
सराउंडिंग का यहाँ पे क्या मतलब है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसको किसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता है कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? या मैं ये बोलूं कि अगर एक बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, एक एग्जांपल दे। सपोज करिए स्नेहा यहां बैठी है और मेरे से इसकी दूरी 3 मीटर है। अभी स्नेहा इसके पीछे वाले बेंच पर चली गई और मैं उतना ही आगे आ गया, तो मेरे और इसके बीच का पोजीशन चेंज हुआ। द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड स्नेहा इज नॉट चेंज, बिकॉज पहले भी अगर 3 मीटर की दूरी पे थे तो बाद में भी 3 मीटर की दूरी पर है। तो क्या मैं बोलूंगा कि स्नेहा वाज एट रेस्ट? डेफिनेशन कह रहा है इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट पर है। मैं कह रहा हूं यहां से स्नेहा के बीच की दूरी 3 मीटर, अगर स्नेहा 1 मीटर पीछे खिसक गई और मैं 1 मीटर आगे आ गया, अभी भी मेरे और स्नेहा के बीच में दूरी 3 मीटर। अगर देखा जाए तो स्नेहा वाज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी बिकॉज़ मेरे रिस्पेक्ट में इसने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। पर क्या इसने पोजीशन चेंज किया या नहीं किया? क्लियरली पता लग रहा है ना यार, 1 मीटर पीछे चले गई तो इनका पोजीशन चेंज हुआ। तो अगर इनका पोजीशन चेंज हो रहा है लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में देख रहा हूं तो पोजीशन मुझे चेंज होता नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या वो रेस्ट पर है या नहीं है? इस डेफिनेशन में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। ये जो डेफिनेशन आपने लिखा है इसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए क्या? सराउंडिंग का डेफिनेशन जो आपने लिखा है रेस्ट का, इट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम इज सेड टू बी एट रेस्ट। यहां पे कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है। जो सराउंडिंग आपने बोला है उसको ब्रैकेट में अगर जगह है तो लिखिए सराउंडिंग के ब्रैकेट में विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू WRT, with respect to stationary object, WRT with respect to stationary object। या अगर लिख चुके हैं डेफिनेशन तो ऐसे भी आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। जहां आपने सराउंडिंग लिखा होगा उस सराउंडिंग को आप क्या करिए इस प्रकार से नीचे ले आइए और लिखिए सराउंडिंग माने with respect to stationary object। why stationary object, why not moving object? मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ दिक्कत क्या है कि आप भी मूव कर गए और वो भी मूव कर गए, तो क्या हुआ? रिलेटिव दूरी तो नहीं बदली। इफ रिलेटिव दूरी नहीं बदली तो आप क्या बोलोगे कि बॉडी तो रेस्ट पर था क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं किया। मेरे से उसके बीच की दूरी 3 मीटर थी पहले भी और अब भी, तो अगर इवन इफ द बॉडी हैज चेंज इट्स पोजीशन और नहीं। लेकिन अगर मैं इसी स्नेहा का पोजीशन इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में, बोर्ड भी छोड़िए, इस दीवार के रिस्पेक्ट में अगर मैं करता, देन व्हाट? दीवार से इसके बीच की दूरी सपोज 4 मीटर, अभी अगर खिसक के पीछे चले गई, अब दूरी हो जाएगी 5 मीटर। तो कोई दीवार को देख के बोलेगा कल तो यहाँ बैठी थी आज वहां बैठी, इसका मतलब इसका पोजीशन चेंज कर गया, यानी इसने अपने रेस्ट से मोशन में गई होगी तभी पोजीशन चेंज किया। तो याद रखिएगा जो डेफिनेशन आपने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, दैट सराउंडिंग इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट अपने आप में मूव करने लग जाए। ऑब्जेक्ट मूव करना, आप ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपने अपना पोजीशन चेक कर लिया ना, ट्रेन तो मूव कर रही थी, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप अगर अपना पोजीशन चेक करेंगे तो हमेशा मूव कर रही है, तो फिर आप नहीं मिल रहे, ट्रेन हिल गया तो आप मोशन में आ गए। जिस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में आप चेक कर रहे हो वही हिल गया, आप भले बैठे हुए थे, एज इफ कि आप स्टेशन में बैठे हैं, एक चेयर पे आप बैठे हो, ट्रेन रुकी, ट्रेन से आपके बीच की दूरी सपोज 5 मीटर की है। अभी ट्रेन का वो वाला बोगी जो जहां से आपने मेजर किया था वो चलने लग गया, तो वो मोशन में, आप मोशन में, वो मोशन में, लेकिन आप अभी मोशन में कहलाएंगे ना, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में जो पोजीशन था वो बदल रहा है। अभी 5 मीटर है, फिर थोड़ी देर बाद 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, पता नहीं कितने किलोमीटर हो जाएंगे, लेकिन आप तो अपनी जगह पे ही बैठे हैं। हाँ, लेकिन अगर उस बेंच जो फिक्स है जमीन के साथ, उसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपका पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? नहीं, टाइम बढ़ता जा रहा है, पर आप जिस बेंच पर बैठे थे उसी बेंच पर बैठे हैं, तो आपका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो डेफिनेशन को थोड़ा और संशोधित करके लिखिए। और a body is said to be at rest, a body is said to be at rest if it is not changing its position with respect to, a body is said to be at rest if it is not changing its position with respect to a stationary object, ब्रैकेट में लिखेगा fixed on the ground with the passage of time, fixed on the ground with the passage of time is called as
the body is at rest, is called as the body is at rest. The body is at rest. With the passage of time is called as the body is at rest. और body क्या है? Rest पर है. जब आप with respect to position, with respect to time, your position is not changing. आपका जो coordinate है वो किसी fixed object के respect में change नहीं कर रहा है. With the passage of time, such a type of motion is known as rest. क्या चीजें दुनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट में हैं? अगर मैं बोलूं कि कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पर है तो ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट? ये गलत स्टेटमेंट है. भाई कोई एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकता. सपोज करिए बिकॉज़ द एंटायर अर्थ इज मूविंग, रोटेटिंग और रिवॉल्विंग. पूरा का पूरा धरती ही घूम रहा है. अगर पूरी धरती घूम रही है तो धरती का ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट घूम रहा है. इवन इफ कि आप स्टेशनरी हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, पर जो धरती जिस जमीन से आप जुड़े हैं वही घूम रहा है, तो आप तो ऑटोमेटिकली घूमने लग गए. पर दिक्कत ये होती है कि आप भी उसी धरती पर हैं और वो पेड़ भी इसी धरती पर है. तो दोनों अगर उसी धरती पर है तो दोनों पे वो मोशन आ रहा है, तो आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा. तो आप रेस्पेक्ट में जब चेक करते हैं तो आपको समझ में आता है रेस्पेक्ट का क्या मतलब होता है. ये शायद मैंने आपको पहले कभी बताया होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पेक्ट? रेस्पेक्ट मींस किसी को आदर करना. पता है ना इसका मतलब? रेस्पेक्ट मतलब किसी का आदर करना. व्हाट डू यू मीन बाय आदर करना? रिस्पेक्ट देना. एंड रिस्पेक्ट देना इज व्हाट? आदर करना, इज्जत देना. वही रेस्पेक्ट है ना. विद रेस्पेक्ट टू टाइम, WRT, एक वर्ड रेस्पेक्ट यहां आता है. विद रेस्पेक्ट टू. व्हाट इज दिस रेस्पेक्ट टू? रेस्पेक्ट टू का क्या मतलब है? हाँ, कंपैरिजन. क्लास 9th में पढ़ाए थे, सब याद है लगता है. रेस्पेक्ट टू मींस कंपैरिजन. आप कंपेयर कर रहे हैं. और कहानी भी सुनाई होगी आपके कंपैरिजन की. क्लास में 2 गधे बच्चे और 2 अच्छे बच्चे वाली नहीं सुनाई? जरूर सुनाए होंगे यार. नहीं सुनाए? अच्छा कोई बात नहीं सुनाए तो सुन लीजिए. पड़ोसी का बच्चा से कंपेयर. ना 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 ना, चलिए कोई बात नहीं, सुना देते हैं. अभी देखिए क्या है. एक क्लास में 2 लड़के पढ़ते थे. जनरली मैं लड़कों को ही बेवकूफ मानता हूं, इसलिए लड़कों का ही नाम ले रहा हूं. आप चाहें तो इसको लड़कियों में बदल सकते हैं. एक का नाम था चिंकू और एक का नाम था मिंकू. क्योंकि लड़की जब आएगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा? चिंकी और मिंकी. तो चिंकी मिंकी आते हैं ना, मेरा पता है वो चिंकी और मिंकी आई है. चिंकू और मिंकू देखो. अब ये चिंकू और मिंकू क्या है? ये चिंकू के आए 100 नंबर में. ध्यान दीजिएगा कितने नंबर में? 100 नंबर में. इसके आए 43 और मिंकू का आए 41. चिंकू भाई ने पूरी क्लास में मिठाई बंटवा दी. भाई तेरा भाई टॉप कर गया. किससे? मिंकू से, जो उसका रियल वो क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटर था, जो पिछले कई एग्जाम से इसको पछाड़ता आ रहा था. किसी तरह 2 नंबर का एक्स्ट्रा इसने छापा एग्जाम में और इसके आगे 43 और इसके आगे 41 और इन्हें पूरी क्लास में मिठाई बंटवा दिया. आज की पार्टी मेरे तरफ से. और पूरी क्लास खुश कि भाई चिंकू भाई के 43 नंबर आया, पार्टी बढ़िया एकदम मिल गया. उसी क्लास में 2 लड़कियां भी थी. एक का नाम था चिंकी और एक का नाम था मिंकी. चिंकी और मिंकी. मैं चाहता तो क्लास के भी किसी बच्चे का नाम ले लेता, लेकिन ठीक है कोई नहीं. चिंकी और मिंकी, MINKI मिंकी. अब चिंकी के आए 93 मार्क्स और मिंकी के आ गए 95. और ये जो चिंकी थी वो क्लास में बैठ के रो रही है. मेरा जीवन तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरे जीवन में. मैं मिंकी से 2 नंबर, पूरा 2 मार्क्स पीछे, पूरे 2 नंबर कम. एक भाई साहब उसी क्लासरूम में 100 नंबर में 43 लाके पूरी क्लास में काजू बर्फी बढ़वा दी. और एक लड़की उसी क्लास में 93 मार्क्स लाके रो रही है कि अब घर जाऊंगी तो पापा मारेंगे, इतने कम नंबर क्यों आए हैं तुम्हारे, तुम बार बार टॉप करती थी क्लास में, तुम सेकंड कैसे हो गए. बस ना रहा. द ओनली थिंग इज कि इन्होंने जो अपने नंबर को कंपेयर किया वो किसके साथ किया? चिंकू ने मिंकू के साथ किया और चिंकी ने मिंकी के साथ किया.
तो द मार्क्स ऑफ चिंकी वाज कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू मिंकी, इसलिए इसको ये नंबर कम नजर आया क्योंकि ये 95 से 2 नंबर कम था। लेकिन चिंकू ने अपने मार्क्स कंपेयर किए विद रिस्पेक्ट टू मिंकू, जो उसको 2 नंबर ज्यादा लगा। लेकिन अगर सही तरीके से सोचा जाए तो मुझे बताइए कि इस क्लास के एब्सोल्यूट गधे कौन हैं? ये दोनों के दोनों क्लास के मतलब अव्वल दर्जे के गधे बच्चे हैं, अव्वल दर्जे के। ये दोनों के दोनों गधे हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों बच्चियां जो हैं क्लास की, वो सच में दे आर गुड स्टूडेंट क्योंकि उनके काफी नंबर अच्छे आए हैं। लेकिन इवन इफ चिंकी इज अ गुड स्टूडेंट, शी इज क्राइंग इन द क्लास। इवन इफ चिंकू इज अ गधा ऑफ द क्लास, ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स टू ऑल हिज फ्रेंड्स। समझ में आया? इट इज ऑल अबाउट कि आप किसके रिस्पेक्ट में अपना आपको। तो ये ना अपने डे टू डे उदाहरण में भी हम इसे ले सकते हैं। जब कभी भी ना आपके जीवन में कष्ट आए तो हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए, अरे यार उसको तो इससे ज्यादा कष्ट है, भगवान ने तो इससे कम कष्ट मुझे दिया है। और जब भी आप बहुत ज्यादा खुश हो तो आपको किसको देखना चाहिए? अपने ऊपर वाले को देखना चाहिए। यार उसके पास बहुत खुशी है, भगवान मेरे को थोड़ा ही खुशी दिया है। तो इससे क्या होता है ना कि आप में घमंड नहीं आता। आप हमेशा सोचते हैं कि यार मैं, चलो यार उससे तो बेटर हूं। और जब बहुत अच्छा होता है कह रहे हैं ठीक है, बहुत अच्छा का तो कोई लिमिट नहीं है, भगवान ने जो दिया वो ठीक दिया। तो रेस्पेक्ट है। जब भी कष्ट आए तो हमेशा देखना चाहिए, अरे अच्छा हुआ मेरे पास तो चलो खाने का पैसा नहीं है। अभी लॉकडाउन में बहुतों के साथ ऐसा हुआ कि खाने पीने का पैसा नहीं, बहुत लोगों के पास तो रहने का भी पैसा नहीं है यार, तो अपना नौकरी वोकरी छोड़ के गांव चले गए। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब भी कभी कष्ट आए ना तो हमेशा अपने से नीचे वाले को देखिए, अरे यार उसको तो और कितना कष्ट है, एटलीस्ट हमको तो भगवान उस तरह का कष्ट नहीं दिया, हम तो घर में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा धंधा नहीं चल रहा है, चलने लग जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। तो उस प्रकार से आप ना रेस्पेक्ट का मतलब समझते हैं। एक और एग्जांपल मैं देता हूं रेस्पेक्ट का। जनरली रेस्पेक्ट का एक और एग्जांपल, वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। विद रेस्पेक्ट टू का क्या मतलब होता है? तो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मेरे को ध्यान आता है विद रेस्पेक्ट टू का, कि एक बार क्या हुआ, ये भी अच्छी कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक धोबी था और वो धोबी कपड़ा लेके अपने घर से उसको धोने के लिए घाट पर ले गया। तो एक दिन वो लेकर जा रहा था घाट पे कपड़ा, तो रास्ते में उसको ऐसा लगा कि यार ये गधे के साथ मैं बहुत जाती कर रहा हूँ, पूरा का पूरा कपड़ा का लोड मैं उसके ऊपर दे रहा हूँ। तो फिर उसने क्या किया कि वो लोड अपने सर पर रख दिया। थोड़े दूर तक जब वो गया तो वो थक गया। फिर उसने कहा कि ऐसा करता हूँ कि अब वो खुद घोड़े के ऊपर बैठ गया, मैंने गधे के ऊपर बैठ गया और कपड़े को भी गधे के ऊपर रख दिया। थोड़ा दूर आगे जाके देखा, उसको लगा यार कि पहले गधा सिर्फ कपड़े का लोड ले रहा था, फिर मेरा लोड लिया और साथ साथ कपड़े का भी ले रहा है। उसने कपड़े को उठा के क्या कर लिया, अपने सर पे रख लिया। और अब वो कह रहा है कि चल अब गधे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब तो गधे के ऊपर से मेरा लोड है और कपड़े का लोड तो मेरे ऊपर है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइए कि वो गधा, मतलब जो आदमी, वो जो धोबी था, वो गधा था या गधे से भी बड़ा गधा? गधे से भी बड़ा गधा था। यानी इवन आदमी कैन बी कंपेयर्ड टू गधा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि धोबी वाज ग्रेटर गधा देन एक्चुअल गधा, क्योंकि उसने ऐसा कुछ कृत किया। बात समझ में आ रही है? तो जब आप ना गधे से भी उसको कंपेयर कर रहे हैं तो आप कंपैरिजन क्या हो रहे हैं? दैट पर्सन वाज कंपेयर्ड टू गधा, आप कह रहे हैं कि ज्यादा बड़ा गधा है, इससे कम गधा तो ओरिजिनल गधा है ना। तो ये रेस्पेक्ट है, कंपैरिजन है, आप एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू मतलब, विद रेस्पेक्ट टू मतलब कंपैरिजन। इस दीवार के रेस्पेक्ट में वो बॉडी मूव कर रही है नहीं कर रही, समय के रेस्पेक्ट में वो बॉडी मूव कर रही है नहीं कर रही, उसको ही हम लोग विद रेस्पेक्ट टू बोलते हैं। लेकिन उसके नीचे मोशन, a body is said to be in motion, a body is said to be in motion if it is continuously changing its position, if it is continuously changing its position, if it is continuously changing its position with respect to its surrounding, with respect to its surrounding, with respect to its surrounding, with the passage of time, with the passage of time,
तो एक बॉडी को हम मोशन में तब कहते हैं जब वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाए उसको ही हम क्या बोलते हैं। अच्छा, क्या मैं पोजीशन के अलावा सिर्फ समय से रिस्पेक्ट ले सकता हूं? क्योंकि समय को रोका नहीं जा सकता। देयर इज पॉसिबिलिटी कि समय रोक दूं मैं, समय नहीं रोक सकते आप समय को पीछे कर सकते हैं क्या? समय पीछे भी नहीं जाता। समय को थोड़ा तेज आगे बढ़ा सकते हैं क्या? समय अपने समय से चलता है, ठीक है। तो टाइम का पैसेज ये आप लिखें या ना लिखें, बात देखिए, क्योंकि पैसेज ऑफ टाइम मतलब तो समय तो पास होगा ही। समय के बढ़ने पर ग्राफ जब हम लोग प्लॉट करते हैं ना, तब समय के रेस्पेक्ट में ही प्लॉट करते हैं, इसलिए पैसेज ऑफ टाइम लिखना जरूरी है। और इस पैसेज ऑफ टाइम तो होगा ही, अगर आप मूव करें तो भी समय बढ़ेगा, आप ना मूव करें तो भी समय बढ़ता जाएगा। तो इसलिए लिखने की इसकी आवश्यकता नहीं है। पर चूंकि हम ग्राफ प्लॉट करते वक्त विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो चूंकि रिस्पेक्ट हमारा टाइम है, इसलिए टाइम के ही रिस्पेक्ट में बात करते हैं। लिखें उसके नीचे टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। तो दुनिया में कुल मिलाकर जितने टाइप ऑफ मोशन मैं लिखवा रहा हूं उतने ही टाइप ऑफ मोशन होते हैं। पहला लिखिए रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन, तीसरा ऑसिलेटरी मोशन। पहला लिखिए रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा लिखिए सर्कुलर मोशन, तीसरा लिखिए ऑसिलेटरी मोशन। और ये तीन प्रकार के मोशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पाथ। तो ऐसे साइड में इस तरह से कर्ली ब्रैकेट कर लीजिएगा और लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पाथ। ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया है किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पाथ। किस प्रकार का पाथ आप फॉलो कर रहे हैं, आपका पाथ कैसा है। तो भाई अगर आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं तो रेक्टिलिनियर हो गया, अगर आप सर्कुलर यानी सर्कल में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो सर्कुलर हो गया, अगर आप टू एंड फ्रो ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑसिलेटरी हो गया। तो पाथ के रिस्पेक्ट में तीन प्रकार का मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। सिमिलरली और तीन लिखें, पहला वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एंड द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ मोशन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ मोशन। एक मोशन को डिफाइन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग कर रहे हैं, दैट इज ओनली कॉल्ड एज डायमेंशन के बेसिस पे आपने वो मोशन को डिफाइन किया। नाउ राइट रेक्टिलिनियर मोशन, हेडिंग आ गई रेक्टिलिनियर मोशन। जल्दी जल्दी इस छह का डेफिनेशन लिखते हैं तो फिर आज की क्लास यहां समाप्त करेंगे। राइट रेक्टिलिनियर मोशन, द मोशन इन विच पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द मोशन इन विच the particle moves along a straight line is called a rectilinear motion. A motion in which the particle moves along a straight line is called a rectilinear motion. एक सीधी रेखा में, यानी only having single coordinate. Single coordinate का क्या मतलब है? Single coordinate का मतलब है कि बॉडी A पर थी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, फिर B पर आई, फिर C पर आई, फिर यहाँ से D पर चली गई। ये x is equal to 1, ये x is equal to 5, ये x is equal to 10, ये x is equal to 15. The motion is only defined with respect to x. No y coordinate is required. सिर्फ x required है, या फिर सिर्फ y required है, या फिर सिर्फ z required है. Only one coordinate is required. और वो भी स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। आप उसका एक एग्जांपल लिख लें, a person walking on a straight path. A person walking on a straight path. बॉल का स्ट्रेट ऊपर फेंकना और वापस कैच ले लेना, दिस इज ऑल्सो वन डायमेंशनल मोशन। बॉल को आपने यूं सीधा ऊपर फेंका और उसको क्या कर लिया? कैच ले लिया। throwing a ball and vertically upward, throwing a ball vertically upward, ये भी वन डायमेंशनल मोशन है, यानी रेक्टिलिनियर मोशन है, वो भी आप लिख सकते हैं, throwing a ball vertically upward। फिर स्लाइडिंग ऑफ अ बॉल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉल स्लाइड कर जाए
ये आपका इंक्लाइन प्लेन है और इस पर एक बॉल स्लाइड कर रही है, तो उसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, ये दो एग्जांपल लिखिए। मैं तो रेक्टिलिनियर का आपने एग्जांपल लिख लिया है, उसके नीचे आप लिखें सर्कुलर मोशन, राइट। सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन लिखें, द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, ये आपका सर्कल है और एक ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। सर्कल का डेफिनेशन आपको पता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर उसकी दूरी कांस्टेंट रहती है तो जो पाथ डेवलप होता है उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, और उस पर अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ बोलते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई बॉडी का मूवमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट इन अ सर्कुलर पाथ। समझ में आ रहा है? तो ये आपका सर्कुलर पाथ का मोशन हो गया। नेक्स्ट उसका एग्जांपल आप लिखें, वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ समझते हैं, मौत का कुआं। मौत के कुआं में जो मूवमेंट होता है दैट इज आल्सो सर्कुलर इन मोशन। और आप लिखें जो आप ये जो जायंट व्हील जो होता है या मैरी गो राउंड बोलते हैं उसको ना, बिकॉज इज मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड इज दिस, अच्छा दिस इज जायंट व्हील, तो जायंट व्हील भी लिख सकते हैं और इवन ये डायग्राम भी आप उसके नीचे बना सकते हैं। ये सारे मोशन जो है वो किसके मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन, सॉरी सर्कुलर मोशन है। वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ सेकंड मैंने बोला जायंट व्हील, एंड दिस कैन आल्सो बी एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन, द मोशन इन व्हिच अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो about a given point या about a pivot point, a motion in which a particle moves to and fro। इस प्रकार से ये पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो मूव कर रही है। ये आपका ओरिजिनल पोजीशन था जिसको मीन पोजीशन बोलते हैं, और यहाँ से ये पार्टिकल या तो उस तरफ या इस तरफ मूव कर रही है, इसे टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। दिस इज टू एंड फ्रो मोशन। और ये सिंपल पेंडुलम है, जो एग्जांपल मैंने अभी बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज एग्जांपल ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम भी, ये सिंपल पेंडुलम, कॉम्प्लेक्स पेंडुलम भी होता है। सिंपल पेंडुलम इसलिए बोला जाता है कि इसके टाइम पीरियड वगैरह और जो पैरामीटर्स जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है वो हम डिफाइन कर पाते हैं, इसलिए सिंपल पेंडुलम है, जिसका लेंथ l होता है, मास ऑफ द बॉब m है, टाइम इज इक्वल टू √L/g होता है, तो इसलिए इसको हम लोग सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। और अगर ये सारे नॉर्मल पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जैसे हम मानते हैं कि ये जो लेंथ है ये मासलेस है, और एक्चुअली मासलेस होता है, इट इज नॉट मासलेस, तो फिर वो धीरे धीरे उसमें चीजें जब आप आइडियल से रियल की ओर जाते हैं तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नेचर का हो जाता है। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन का ये एग्जांपल आप बना रहे हैं, उसके नीचे दिस इज टू एंड फ्रो मोशन एंड दिस इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट definition, the motion in which a particle moves to and fro about a given point या pivot point, given point या pivot point is called oscillatory motion। भाई जैसे ये वाला एग्जांपल दिए थे, x से इधर उधर जाना, अगर वहाँ d नहीं होता और b से a जाता है, फिर d से a जाता, नहीं b से a जाता और फिर b से c जाता, हाँ तो उसको बोल सकते थे नहीं, ऑसिलेटरी मोशन का फिर कंडीशन है, वो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करना चाहिए। यहाँ तो आप जो वन डायमेंशन में जाते जा रहे हैं ना, आप रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है, यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स है, पढ़ेंगे, सिंपल पेंडुलम है हमारे सिलेबस में। नेक्स्ट लिखिए वन डायमेंशनल मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज वन डायमेंशनल, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज वन डायमेंशनल इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट इज नीडेड, if only one coordinate is needed, if only one coordinate is needed to specify the position of the object. The motion of an object is said to be or considered as one dimensional if only one coordinate is needed to specify the position of the object. If only one coordinate is needed to specify the position of the object. एक ही कोऑर्डिनेट लग रहा है, सिर्फ x या सिर्फ y या सिर्फ z, उस तरह के मोशन को आप क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, अ मैन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर
a man traveling from one point to another on a straight path, on a straight path, एक straight path पर इस प्रकार से आप जब जा रहे हैं तो उसको हम लोग वन डायमेंशनल बोलते हैं। और वन डायमेंशनल को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये आपका कोई भी मोशन है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप x, 0 से कहोगे, उसका पोजीशन आप कैसे दिखाओगे? x, 0। क्योंकि आप x, 0 लिख रहे हैं, y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर, तो इसे वन डायमेंशन, राइट? टू डायमेंशन। The motion of an object is considered to be two-dimensional. The motion of an object is considered to be two-dimensional if two coordinates are needed to specify the position. A motion of an object is considered to be two-dimensional if two coordinates are needed to specify the position of an object. To specify the position of an object. दो कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड, दो कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड। दो कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है? ये इस प्रकार से, सपोज यहां पर आप कोई बॉडी है तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? x, y। तो इस प्रकार से यहां पे उसको दो कोऑर्डिनेट लग जाए पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। एग्जांपल आप लिख सकते हैं, बॉल थ्रो ऑन द बॉल। एक बॉल के ऊपर जब आप बॉल थ्रो करते हैं तो जब भी एक बॉल दीवार के ऊपर आप बॉल थ्रो करेंगे तो वो आप ना सीधा ऊपर नहीं फेंक सकते या सीधा हॉरिजॉन्टल नहीं फेंक सकते। आप हॉरिजॉन्टल भी फेंकेगा तो आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस प्रकार के मोशन को आप क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। और तीसरा लिखिए, थ्री डायमेंशनल मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी थ्री डायमेंशनल। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी थ्री डायमेंशनल if all the three coordinates are required, if all the three coordinates are required to represent, all the three coordinates are required to represent, all the three coordinates are required to represent the position of an object, the position of an object। और इसका एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एन एरोप्लेन, अ फ्लाइंग एरोप्लेन, और बर्निंग ऑफ एन इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक किसको बोलते हैं? अगरबत्ती। अगरबत्ती का जो बर्निंग है, उससे जो धुआं निकल रहा है वो हमें थ्री डायमेंशन में जाएगा। ऐसा नहीं कभी स्ट्रेट जा रहा है, वो हमेशा एक्स भी जा रहा होगा, वाई भी जा रहा होगा और जेड भी जा रहा होगा, तो वो ऐसे ऐसे होके फैलता है। तो इसलिए उसको हम थ्री डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। डन? यहां तक रखते हैं। इंट्रोडक्शन की क्लास थी, होप कि जो मैंने आपको समझाया है वो समझ में आ गया है। और लेक्चर नंबर 1 था हमारा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर आपको कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं पढ़ा रहा हूं। अगली क्लास से धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटीज की ओर बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।